फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल राजधानी फैमिली में। मैं बिहारी सर आज संस्कृत का अगला टॉपिक आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, कारक का। किस चीज का? कारक का। तो देखिएगा कारक, कारक देखिएगा विद्यार्थी, कारक जो होता है अनुवाद की सुविधा के लिए, जैसा कि लकार मैंने आपको बताया था कि लकार बहुत ही जरूरी होता, उसी प्रकार कारक, कारक की मदद के बिना हम बड़े बड़े अनुवाद को सॉल्व नहीं कर सकते। छोटे अनुवाद को तो हम लकार की मदद से सॉल्व कर सकते, लेकिन जब अगर बड़ा अनुवाद आ जाए तो हम कारक की मदद से उसे सॉल्व करते हैं, इसलिए कारक बहुत जरूरी है। इसके पहले क्लास में मैंने आपको शब्दरूप के बारे में बताया था। शब्दरूप कारक का एक पार्ट होता है। अगर आपको शब्दरूप याद नहीं रहेगा तो आपको कारक बनाने में थोड़ा सा कठिनाइयां होगी, इसलिए आप लोग अगर शब्दरूप का वीडियो हमारा नहीं देखे तो हमारे पिछले वीडियो का जाकर शब्दरूप का वीडियो जरूर देखें। ठीक है, आते हैं हम लोग देखते हैं कारक। कारक देखिए, कारक क्या होता है? अनुवाद की सुविधा के लिए कारक पढ़ा जाता है। देखिएगा, कारक की परिभाषा होती है क्रियान्वयित्वम कारकम। क्या होता है? देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूं क्रियान्वयित्वम कारकम, क्रियान्वयित्वम कारकम, यानी कि इसका अर्थात होता है हिंदी में, अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अर्थात कहता है कि क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो, सीधा संबंध हो, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए क्रियान्वयित्वम कारकम, अर्थात क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद मैंने आपको बताया था विभक्तियां मैंने आपको पिछले क्लास में शब्दरूप में बताया था कि विभक्तियों की संख्या 8 होती है, लेकिन 8वीं विभक्ति को हम संबोधन विभक्ति बोलते हैं, जिसको हम प्रथमा बोल सकते हैं। ठीक है, तो विभक्तियां देखिएगा, विभक्तियां फिर उसी प्रकार विभक्ति की संख्या कितनी मैंने बताया आपको? 7। ठीक है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति और संबोधन विभक्ति। तो इस प्रकार विभक्तियां हो गई। अब मैं आता हूं कारक में। देखिए, कारक को मुख्यतः 6 भागों में विभाजित किया गया, यानी 6 भागों में कारक को बांटा गया है। ठीक है, संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना गया, लेकिन अनुवाद की सुविधा के लिए हम कारक को 8 पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं? 8 प्रकार के। इसलिए कारक के मुख नहीं मैं लिखना चाहता हूँ, अगर मुख लिखूंगा तो 6 ही होगा, लेकिन कारक को हम 8 भागों में विभाजित कर दिया गया है अनुवाद की सुविधा के लिए। इसलिए कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, यानी 8 भागों में कारक को विभाजित किया गया है। ठीक है, 8 भागों में बांटा गया। देखिएगा पहला, जिसमें क्या है? पहला होगा प्रथम विभक्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। ठीक है, क्या होता है ये देखिए, यहाँ पे लिखता हूं मैं। पहला हो गया आपका कर्ता, दूसरा देखिए हो गया आपका कर्म, तीसरा हो गया कर्म, चौथा हो गया संप्रदान, पांचवा हो गया अपादान, छठा हो गया संबंध, सातवां हो गया अधिकरण और 8वां हो गया संबोधन। ये आपका हो गया कारक के भेद। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो इस प्रकार से कारक की संख्या 8 है, लेकिन मुख्यतः 6 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना गया है। लेकिन देखिएगा, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इस प्रकार कुल मिलाकर कारक की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। कितनी हो गई? 8 हो गई। तो आप इसे अपने कॉपी में, नोटबुक में, जब भी विद्यार्थी आप क्लास करने के लिए बैठे तो अपने पास एक कॉपी, एक कलम की व्यवस्था जरूर रखें, क्योंकि अगर आपको जो भी चीज अच्छा लगता है उसे नोट करते जाए। क्योंकि अभी लॉकडाउन में पढ़ाई का एक ही मात्र साधन है ऑनलाइन क्लास।
इसलिए आपको जो भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी हो हमारे YouTube चैनल पे सभी चीज का व्यवस्था की गई है। आप संस्कृत, मैथ, इंग्लिश, साइंस, सभी चीज का मतलब सोशल साइंस सब सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको व्यवस्था दी जा रही है। इसलिए इसका लाभ उठाएं। कहीं भी अगर फ्री में छूट मिले तो उसका छूट को दम नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम बिहार में एक खास खूबी होती है, जहाँ कोई भी चीज फ्री का बढ़ता होता हम लेने के लिए तैयार है। तो उसी प्रकार पढ़ाई में आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, तो कृपया आप लोग इसका ईमानदारी पूर्वक इसमें मेहनत करें। चलिए फ्रेंड्स, देखिएगा कारक के बारे में। कारक को 8 भागों में विभाजित किया गया है। अब इसके बाद में देखना चाहता हूँ कारक। देखिए कर्ता का कुछ पहचान होता है। क्या होता है? पहचान। इसको मैं फिर से एक बार लिखना चाहूंगा। आपने इसको नोट कर लिया? ठीक, बहुत गुड, वेरी गुड। देखिएगा पहला यहाँ पे हम लिखते हैं कारक, यहाँ पे लिखते हैं चिन्ह, और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं संस्कृत में प्रयोग, संस्कृत में प्रयोग। ठीक है, देखिएगा पहला होता है आपका कर्ता। पहला क्या होता है? कर्ता कारक, जिसका पहचान होता है ने। क्या होता है? ने। तो कर्ता ने, और ने अगर वाक्य ने आवे तो उसके लिए हम संस्कृत में विसर्ग का प्रयोग करते हैं। किस चीज का? विसर्ग का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, अगर को रहे वाक्य में तो मां का प्रयोग करते हैं। तीसरा नंबर, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, लेकिन हाँ विद्यार्थी, से के साथ द्वारा का बोध होना चाहिए। मैं आगे बताता हूं डिटेल में। कर्ण से द्वारा, अगर ये द्वारा का बोध रहे तो एन का प्रयोग करेंगे, एन। ठीक है, एन। देखिएगा चौथा संप्रदान। संप्रदान के लिए इसका पहचान होता है विद्यार्थी आय। नंबर 5 अपदान का, इसका भी पहचान होता है से, लेकिन साथ में जुदाई का संबंध होना चाहिए। इसके लिए हम लोग आत का प्रयोग करते हैं, आत। नंबर 6 संबंध का। संबंध का चिन्ह होता है विद्यार्थी का, के, की, रा, रे। देखिएगा संबंध का, के, की, रा, रे, इसका प्रयोग होता है विद्यार्थी स्यात्। नंबर 7 अधिकरण। इसका देखिए होता है में, पेपर। मैं पेपर नहीं समझिएगा, पेपर ऊपर नहीं, में पेपर। ठीक है, इसका देखिए पहचान होता है ए। नंबर 8 संबोधन। इसका जो पहचान होता है हे, हो, अहो, अजी, अगे, अबे, अरे, इन सब का प्रयोग संबोधन में किया जाता है। किसी को पुकारने के लिए, किसी को बुलाने के लिए, किसी को अपना इशारा करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसका जो पहचान होता है विद्यार्थी ये होता है। ठीक है, संबोधन चिन्ह। इस प्रकार से आपका कारक का ये प्रयोग हो गया। कर्ता ने, मेरे साथ आप बोलिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, संप्रदान के लिए अपदान से जुदाई, संबंध काके की रारे दी, अधिकरण में पेपर, और संबोधन हे, हो, अहो, अजी। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद ये आपका अनुवाद के लिए, जब भी आप अनुवाद बनाएं और वाक्य में ने का प्रयोग रहे या उसका सेंस दे, तो ने की जगह, ने के लिए हम विसर्ग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे विद्यार्थी? विसर्ग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए को अगर रहे विद्यार्थी तो उसके लिए हम मां का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कर्ण से द्वारा, अगर से लगा हुआ रहे लेकिन द्वारा का बोध दे तो उसके लिए ए का प्रयोग करेंगे। के लिए लगा रहे तो आय का प्रयोग करेंगे। से लगा रहे लेकिन जुदाई का संबंध दे, यानी अलगाव, हट रहा है एक दूसरे से, कोई जुदा हो रहा, तो उसके लिए आद का प्रयोग करेंगे। संबंध, अगर का के की का बोध हो विद्यार्थी तो उसके लिए हम स्या का प्रयोग करेंगे। में पे पर रहे तो उसके लिए ए का प्रयोग करेंगे। हे, हो, अहो, अजी रहे उसके लिए ये चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो विद्यार्थी आप अपने कॉपी के नोटबुक में इसे आप नोट कर ले, ये बहुत ही जरूरी आप लोगों के लिए होगा। खास करके 10th के विद्यार्थी आप लोग अगर हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो आप इसे जरूर नोट करते जाएं, क्योंकि आप कहीं भी पढ़ें आपको क्लास में इस चीज को पढ़ना है, इसलिए आप इस बात पर ध्यान दें। और ये आपका कारक का जो चिन्ह है उस चिन्ह को आप याद रखें, और साथ में चिन्ह
कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपवांश जुदाई संबंध काव्य के अधिकरण में विवर्त संबोधन ये हुआ हो। इस प्रकार से आपको ये आ होना चाहिए और संस्कृत में प्रयोग भी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अब देखिएगा ये आपका हो गया चिन्ह। अब देखिए आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप अनुवाद बनाते हैं, मैंने आपको लकार पढ़ाया तो आपने अनुवाद को मैंने आपको बताया, कारक में देखिएगा, अगर अनुवाद में हम आपको बताना चाहेंगे, अगर अनुवाद है राम ने आम खाया, राम ने, छोड़िए आम में मत खिलाइए, राम ने, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नाम हो तो उसका संस्कृत कैसे करेंगे, लेकिन छोड़िए, राम का मीनिंग राम, राम का मीनिंग ओनली फॉर राम, ठीक है। उसके बाद देखिए कर्ता ने, राम ने है तो ने के बदले किस चीज का प्रयोग करना है, विसर्ग का, किस चीज का, विसर्ग, तो बस इस विसर्ग को हम यहाँ पे बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, रामा। तो इस प्रकार बना आपका रामा। उसके बाद विद्यार्थी, रावण को, राम ने रावण, रावण को, तो राम का, रामा का मीनिंग, राम ने का मीनिंग रामा, रावण को, तो रावण का मीनिंग विद्यार्थी होता है रावण, रावण का मीनिंग क्या होता है, रावण होता है। को के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं विद्यार्थी, माँ का, किस चीज का, माँ का, तो बस ये माँ को हम यहाँ पे लगाएंगे, रामा रावणम। राम ने रावण को वान से, जंगल से, छोड़िए जंगल से, जंगल से, किसी से, जंगल से, जंगल का मीनिंग देखिए विद्यार्थी वन होता है, क्या होता है, वन होता है, ठीक है। लेकिन से, जंगल से यानी जंगल के द्वारा, जंगल के द्वारा ही ना 14 साल वनवास काटे तो जंगल के द्वारा गए थे श्रीलंका, तो जंगल से, तो से लगा हुआ रहे विद्यार्थी, द्वारा का बोध दे तो किस चीज का प्रयोग करेंगे, एन का, इसको कहेंगे आजा आजा, इसको यहां से लाके यहाँ पे हम बैठा देंगे, वनेन, रामा रामेन वनेन, राम ने रावण को जंगल से सीता के लिए, किसके लिए, किसके लिए विद्यार्थी, सीता के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीता के लिए। सीता का मीनिंग विद्यार्थी सीता होता है, कोई नाम सीता, ठीक। के लिए अगर लगा रहे तो उसके लिए आय का प्रयोग करेंगे, क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सीताय, ठीक है विद्यार्थी। उसके बाद से जुदाई, से जुदाई, अयोध्या से, सीता के लिए अयोध्या से, अयोध्या का मीनिंग विद्यार्थी अयोध्या, से लगा हुआ, लेकिन अयोध्या से यानी अयोध्या से जुदा होकर गए थे ना वहां वनवास में, तो देखिएगा अयोध्या से, तो अयोध्या का मीनिंग अयोध्या, और से लगा हुआ है लेकिन जुदाई का संबंध दे रहा है तो आ, तो अयोध्या, ठीक है विद्यार्थी। उसके बाद देखिएगा अयोध्या से हनुमान का, यानी बजरंगबली का साथ लेकर ही गए थे ना, हनुमान का, हनुमान का साथ, ठीक है। तो हनुमान का मीनिंग देखिएगा क्या होता है विद्यार्थी, हनुमान का मीनिंग, मान लिया जाए हनुमान कोई नाम है तो हनुमान, का लगा हुआ है विद्यार्थी, जरा यहाँ रहे, तेरा ध्यान किधर है, तेरा मास्टर इधर है, हनुमान का, तो का के लिए विद्यार्थी, का के की लगा रहे तो किस चीज का प्रयोग करते हैं, स्या का, किस चीज का, स्या, ठीक है विद्यार्थी। तो हनुमानस्य, हनुमान का साथ, चलिए यहाँ पे कुछ वर्ड को साथ का मीनिंग सा होता है विद्यार्थी, सा, ठीक है, साथ। देखिए अधिक हो गया, श्रीलंका में, कहा, हनुमान का साथ लेकर, साथ लेकर श्रीलंका में, श्रीलंका में, श्रीलंका कोई जगह का नाम है विद्यार्थी, श्रीलंका, ठीक है, या लंका, ठीक है। में लगा हुआ है विद्यार्थी, यहाँ देखिए में पेपर, में पेपर अगर लगा रहे तो उसके लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं, ए का, तो यहाँ पे हो जाएगा ए श्रीलंका, ठीक है विद्यार्थी। उसके बाद हो गया संबोधन, रावण, ये हो गया क्या हो गया, राम ने रावण को जंगल से सीता के लिए अयोध्या से हनुमान का साथ लेकर श्रीलंका में प्रवेश किया और बोला, हे राम, प्रवेश किया, प्रवेश किया और बोला, और बोला हे राम, क्या बोला, हे राम, हे राम बोला, तो राम का मीनिंग विद्यार्थी राम, हे, देखिए हे हो अहो अजी लगा रहे तो क्या प्रयोग करेंगे, वो पहिया और इस चीज करते, वो पहिया और इस चीज का प्रयोग। बाकी प्रवेश किया और बोला का मीनिंग विद्यार्थी प्रविष्टि,
और का मीनिंग च, बोला का मीनिंग वर होता है। लेकिन ये सब अभी मैं इसको मतलब अभी इसको छुपा के रखा हूं, लेकिन मैंने आपको रूप से इस चीज को याद करना था। तो इस प्रकार से आप अनुवाद को बना सकते हैं विद्यार्थी, ठीक है। अब विद्यार्थी ये आपका हो गया। इसके बाद अब आपका कारक, कारक जिस प्रकार कारक मैंने बताया, कारक का आपका 8 भेद होता है। इसमें पहला होता है कर्ता कारक। अब विद्यार्थी कर्ता कारक के भी 1 2 3 4 5 जितने भी कुछ भेद होते हैं, कितने भेद, 2 3 भेद भी होते हैं कर्ता कारक का। तो विद्यार्थी अब कर्ता कारक का भेद के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं कर्ता कारक। इसके पहले मैंने अभी कारक के बारे में आपको बताया। अब देखिए कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है? कारक क्रिया संपादक का कर्ता, यानी कर्ता कारक में बहुत सारे भेद होते हैं, जो होते हैं तो बहुत सारे भेद, लेकिन आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है उसी को सिर्फ हम इसमें आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए विद्यार्थी ज्यादा बेकार का पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम में जितना पूछेगा उतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा दिमाग में आएगा। और ज्यादा पढ़ लेते हैं तो कुछ याद नहीं रहता है, इसलिए कम पढ़ेंगे लेकिन दम मस्त पढ़ेंगे। चलिए तो आते हैं क्रिया संपादक का कर्ता। क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता होता है। क्रिया का संपादन करने वाला क्या होता है? कर्ता कारक होता है। यथा में जैसे, यथा मीन्स जैसे, जैसे रामा पठती राम पढ़ता है, रामा पठती रामा पढ़ता है। चलिए दूसरा देखिए, क्रिया संपादक का है, क्रिया का संपादन करने वाला, यानी क्रिया को जो कर रहा है उसे कारक कहेंगे, कर्ता कारक कहेंगे। अगला देखिए कर्तृप्रथमा। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। अगर कर्ता कारक की बात हो तो उसमें कौन विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति। और प्रथमा विभक्ति की क्या चिन्ह होता है विद्यार्थी? विसर्ग। क्या होता है? विसर्ग। चलिए ठीक है। तो यथा देखिए, जैसे रामा गृहं गच्छति, राम घर जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, अभिधेय मातृप्रथमा। अभिधेय मातृप्रथमा। अभिधेय का अर्थ होता है विद्यार्थी नाम। क्या होता है? नाम। यानी कि नाम अगर आ जाए, एक नाम वाले शब्दों के योग में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। नाम वाले शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, अभिधेय का अर्थ है नाम। केवल नाम व्यक्त करना, ओनली फॉर नाम अगर व्यक्त करना हो तो प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। जैसे नाम ले लीजिए, बंटी, राहुल, विवेक, अंजीत, गौरव, सनोज, रजनी, इस प्रकार के अगर कोई भी नाम हो विद्यार्थी तो उस नाम को लिख कर उसके पीछे विसर्ग लगा सकते हैं, तो वो प्रथम विभक्ति में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए अगला देखिएगा, संबोधन प्रथमा। संबोधन के बारे में मैंने आपको बताया था अष्टमी विभक्ति के रूप में, इसको संबोधन हम बोलते थे। हाँ, और ये भी बात मैंने आपको बताया था कि अगर संबोधन को हम प्रथमा विभक्ति भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रूफ भी हो गया विद्यार्थी, संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन कारक में कौन विभक्ति होती है? तो प्रथमा विभक्ति होती है। यथा हे कौशल अत्र आगच्छ, मतलब हे कौशल यहाँ आओ, ठीक है। तो ये आपका हो गया कर्ता कारक। विद्यार्थी कर्ता कारक में आपको बुक में और भी बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आपको मैं वही बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा है बहुत बार, और यही ज्यादा सफिशिएंट होता है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए मैं इसे 4 को ही बताया। इसके अलावा बुक में और भी आपके होंगे, लेकिन उन्हें पढ़ने से कोई फायदा नहीं। आप ये 4 को ही पढ़े, लेकिन मस्त पढ़े। चलिए आते हैं अगला में, कर्म कारक। ये दूसरा कारक है, द्वितीय विभक्ति ये होता है, ये हो गया आपका द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक, कर्तृसिक्तवम कर्मा। कर्तृसिक्तवम कर्मा, देखिएगा, कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो, कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे हम कर्तृसिक्तवम यानी कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कारक, यानी कर्ता, कर्ता करने वाला। अगर मेरा मन कर रहा है कि मुझे आम खाना चाहिए, आम खाए का मन कर रहा है, क्या खाए का मन कर रहा है? आम। तो जो खाने का मन करे, यानी कर्ता को जो इच्छा कर रहा हो, जिस चीज को करने की अत्यंत इच्छा कर रहा हो उसे हम कर्म कारक बनेंगे। तो देखिएगा, कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे अखिलेशा पुस्तकम पठति, अखिलेश पुस्तक पढ़ता है, अखिलेश पुस्तक पढ़ता है। अगला देखिएगा, कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, यानी कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। द्वितीय विभक्ति का चिन्ह मैंने आपको क्या बताया था विद्यार्थी? माँ। क्या बताया था? माँ, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें देखिएगा, कर्म की द्वितीय विभक्ति होती है। यथा रामा फलम खाती, राम फल खाता है, राम फल खाता है, ठीक है। अगला, अब अगला देखिएगा, अगला आपका यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे आपने ऊपर नहीं से उतार लिया होगा। चलिए आगे मैं बताता हूं आपका, अभिता परिता
सर्वथा योगे द्वितीया, योगे द्वितीय। देखिएगा विद्यार्थी, अगर इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाए, अभिता, परिता, सर्वथा, इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाए तो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीय विभक्ति होती है। अभिता का मतलब होता है दोनों ओर, अभिता का मतलब दोनों ओर, परिता का मतलब चारों ओर, और सर्वथा का मतलब सभी ओर या सब ओर। ठीक है विद्यार्थी, इन सभी शब्दों के उपयोग में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि अभिता, गांव के दोनों ओर पेड़ हैं तो उसके लिए अभिता का प्रयोग करेंगे। गांव के चारों ओर तालाब हैं तो परिता का प्रयोग करेंगे। गांव के सभी और पेड़ हैं तो सर्वथा का प्रयोग करेंगे। ठीक है विद्यार्थी, तो ये इसको आपने अभी नोट अगर नहीं किया तो अपने नोटबुक में इसे नोट करें। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर जब भी आप क्लास करने के लिए बैठे तो पास में कॉपी कलम लेकर बैठे, क्योंकि आपको अगर जो भी चीज अच्छा लगे तो उसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थी, तब तक आप इसे नोट कीजिए, तब तक मैं फिर आगे आपको बताने जा रहा हूं। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं फिर से आगे हम। कर्मवाचनीय योगे द्वितीया, कर्म प्रवचनीय योगे द्वितीया। देखिए अभी तक मैंने आपको द्वितीय विभक्ति के बारे में बता रहा था, उसी का आगे पाठ होता है कर्म प्रवचनीय योगे द्वितीया। करा जिस उपसर्ग का प्रयोग उपपद के समान, जिन उपसर्गों का प्रयोग उपपद के समान होता है उन्हें कर्म प्रवचनीय कहते हैं। वो क्रियापदों में नहीं मिलते रहते हैं, वे अंग्रेजी के प्रीपोजिशन से मिलते जुलते हैं, वे अव्यय होते हैं। जैसे मेघम, अनुप्रविष्टा, अनुपश्चात। देखिएगा इसका मतलब होता है उपसर्ग। देखिए उपसर्ग और अव्यय एक टॉपिक है आपके संस्कृत का, जो मैं इसके बाद कारक खत्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगा तो और भी डिटेल से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन देखिए तब तक के लिए है उपसर्ग। उपसर्ग उसे हम कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर, उपसर्ग वह होता है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसकी औकात बदल दे। और क्या, यही समझिए अपनी भाषा में। उपसर्ग वह शब्द है जो किसी शब्द में के पहले लगकर उस संख्या का मतलब ही बदल दे, उसकी अर्थ ही बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। और अव्यय जो होता है, प्रीपोजिशन आप इंग्लिश में पढ़े होंगे, बस उसी का होता है। देखिएगा तो ही कह रहा था मेघम अनुप्राविष्टा, अनु का मतलब होता है पश्चात, अनु का मतलब पश्चात। देखिएगा ये हो गया। अगला देखते हैं क्रिया विशेषण द्वितीया, क्रिया विशेषण द्वितीया। करा क्रिया विशेषण पदों में एक वचन होता है। करा क्रिया विशेषण के जो वचन होता है उसमें एक पद होता है, क्रिया विशेषण पदों में एक वचन होता है, किंतु यह सदा पुल्लिंग रहता है। इस प्रकार आप लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग समझते हो, उसी प्रकार पुल्लिंग में रहता है। जैसे स मधुरम गायती, वह मधुर गाती है, वह मधुर गाती है, गाती है लेकिन कैसा गाती है? मधुर गाती है। यानी कि ये हो गया आपका कर्म हो गया मधुरम। मंदम मंदम गर्जंती मेघा, मंदम मंदम मतलब धीरे धीरे मेघ जो है गरजता है, धीरे धीरे मेघ गरजता है। ठीक है, आगे कालाध्वांतरे तो संयोगे द्वितीया, कालाध्वांतरे संयोगे द्वितीया, कालाध्वांतरे संयोगे द्वितीया। देखिए अगर पढ़ने में कठिनाई होता है तो क्या पढ़े? काला ध्वंतरंत संयोगे द्वितीया। काल और मार्गवाची शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जब कालवाची शब्द हो या मार्गवाची शब्द हो तो उसमें कौन सी विभक्ति? तो द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे क्रोशम कुटीला नदी, क्रोशम कुटीला नदी, नदी जो है कोस भर तक टेढ़ी मेढ़ी है। कैसी है? नदी कोस भर तक टेढ़ी मेढ़ी है, नदी है लेकिन कोस भर तक कैसी है? तो टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, तो यह क्या हुआ? कालवाची, मार्गवाची। मार्ग बोले तो रास्ता, रास्ता है लेकिन टेढ़ा मेढ़ा है। उसी प्रकार इसमें कहा जा रहा है क्रोशम कुटीला नदी, काल मार्गवाची शब्द। देखिए यहाँ पे मार्गवाची शब्द में अगर बा कहा जाए मार्गवाची शब्द में, उसमें कौन सी विभक्ति? तो द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ पे हो गया क्रोशम। ठीक है, अगला देखते हैं मासम व्याकरण पठत, वह एक मास बिना रुके हुए लगातार व्याकरण पढ़ लिया या पढ़ा, वह एक मास से व्याकरण पढ़ रहा है, पढ़ लिया। ठीक है, अपठत सॉरी पढ़ लिया, अपठत एक भूतकाल का वाक्य है विद्यार्थी, याद कीजिए लकार को। ठीक है, अपठत। चलिए मासम व्याकरण अपठत। अगला देखिए आते हैं हम लोग अगला कारक में करण कारक, जो तृतीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति? तृतीय विभक्ति। इसका पहचान मैंने आपको बताया था एन। क्या बताया था? एन। देखिएगा साधकतम कारणम, क्रिया संपादन में अत्यधिक सहायक होने वाला करण कारक होता है। क्रिया को जो मदद करता है सबसे ज्यादा वह करण कारक होता है। ठीक है,
देखिए इसका एक होता है कर्णे तृतीया, कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति होती। कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति? तो तृतीया विभक्ति। जैसे रामा बाणेन रावणम हत्यन, देखिएगा इसमें तृतीय विभक्ति कहाँ पे, देखिए एन दिख रहा है विद्यार्थी, एन, यही बोला एन, तो हो गया रामा बाणेन, रामा हत्यवान होता है मारा, राम ने रावण को मारा। ठीक है विद्यार्थी, राम ने रावण को राम बाण से रावण को मारा, राम बाण से रावण को मारा। तो ये था आपका कारक। ठीक है, कर्ण कारक। अब देखिए मैं आगे बताने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, अनुक्ते कर्तरी तृतीया, अनुक्ते कर्तरी तृतीया, मैं भी तृतीया विभक्ति कर्ण कारक में चल रहा हूं। अनुक्ते कर्तरी तृतीया, कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता के तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रामेण रावण हत्या, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। यहाँ भाववाचक का सेंस दे रहा है, तो इसमें अगर जब भाववाचक का सेंस दे तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है कर्ता के साथ। किसके साथ? कर्ता के साथ, तो रामेण। ठीक है, आगे देखते हैं। सहार्थे तृतीया, सा साकम समम सार्धम शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। यानी विद्यार्थी सीधा समझिए कि अगर साथ वाले शब्दों का योग हो, किसका? साथ वाले शब्दों का योग हो, तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। देखिएगा, सा साकम समम सार्धम शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रामेण सा सीता गच्छति, राम के साथ सीता जाती है। ठीक है, राम के साथ सीता जाती है। अगला अपवर्गे तृतीया, कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति को अपवर्गे कहते हैं। कार्य समाप्त हुआ और साथ ही साथ फल प्राप्त हुआ, सोचिए कितना फायदा। कार्य समाप्त हुआ और फल प्राप्ति, यानी कार्य समाप्ति और फल प्राप्ति को अपवर्गे कहते हैं। इस अर्थ में कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में, इस अर्थ में कालवाचक और मार्गवाचक शब्द के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे मासिम व्याकरणम अधिकतम, मतलब देखिएगा, अर्थात एक महीने में व्याकरण पढ़ लिया। देखिए महीना खत्म, काल खत्म हुआ ना, और यहाँ देखिए फलो प्राप्त हो गया, पढ़ लिया, यानी एक महीना में व्याकरण खत्म। आया समझ में? फिर से एक बार, कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति, कार्य समाप्त हुआ एक महीना में, कार्य समाप्त हुआ, पढ़ लिया, फलो प्राप्त हो गया। देखिएगा, एक महीने में व्याकरण पढ़ लिया। आगे देखते हैं। इनाम विकारा करा, जिन अंगवाचक शब्दों में शारीरिक विकार की सूचना मिलती हो, और जिस अंगवाचक शब्दों में शारीरिक विकार की सूचना मिलती हो, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आंख से, पैर से, नाक से, हाथ से, माथा से, कोई यानी किसी चीज से अगर दिमागी रूप से पागल है, या हाथ से कुछ प्रॉब्लम है, पैर में कुछ प्रॉब्लम है, आंख से कुछ प्रॉब्लम है, कान में कुछ प्रॉब्लम है, नाक में कुछ प्रॉब्लम, यानी शरीर के किसी भी अंग में कोई बीमारी का संदेश दे या विकार उत्पन्न होता है, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? तृतीया विभक्ति का। तो देखिएगा, इनाम विकार, जिन अंगवाचक शब्दों में शारीरिक विकार की सूचना मिलती है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रायना, एक नाम है, वो रायना खेलने वाला नहीं, मेरा एक दोस्त का नाम है रैना। रैना एका नेत्री काना अस्ति, रैना एक आंख से काना है, रैना एक आंख से काना, ऐसे तो है नहीं लेकिन उसको प्यार से हम लोग बोलते हैं। तो रैना एका नेत्री काना अस्ति, रैना एक आंख से काना है। उसके बाद देखिए, कोई नाम है गोलू, एक दोस्त का नाम है गोलू, गोलू कर्णेन बधिरा, गोलू कान से बहिर है, गोलू कान से बहिर है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर वाक आता है यानी शरीर के विकार का, तो उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे विद्यार्थी? तो तीसरी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं। इत्थम भुक्त लक्षणे व उपलक्षणे तृतीया, करा इत्थम भुक्त लक्षणे व उपलक्षणे तृतीया, अगर किसी व्यक्ति में कोई लक्षण से उसको आप पहचान लेते हैं तो उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे विद्यार्थी? तो तीसरा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। देखिए, किसी भी पहचान के अर्थ में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे पुस्तकीन छात्र, अगर आप किसी को पुस्तक लेते हुए देखेंगे तो आप उसको डाकू समझिएगा नहीं ना, क्या समझिएगा? विद्यार्थी। तो उसी प्रकार अगर हम किसी वस्तु या किसी चीज को देखकर उसकी लक्षण को पकड़ लेते हैं, उसके लक्षण को, तो उसमें कौन सी विभक्ति? तृतीया विभक्ति। पुस्तकें यानी पुस्तक से, पुस्तकें छात्र पढ़ते थे, वह पुस्तक से छात्र मालूम पड़ता है। क्या मालूम पड़ता है? छात्र मालूम। हले किसका प्रत्यय, हल से आप किसी को आप हल देखेगा तो उसे क्या समझेगा? सिपाही ना, तो चोर नहीं ना। तो देखिए,
हलेन कृषिका प्रत्यति, यानी हल से वह किसान मालूम पड़ता है। हल से क्या मालूम पड़ता है? किसान मालूम पड़ता है। चलिए अगला देखिएगा, हेतु तृतीय पंचमी चा, हेतु तृतीय पंचमी चा। अगर कह रहा है हेतु का अर्थ होता है कारण, हेतु का अर्थ होता है कारण। अगर कारण के अर्थ में तृतीय और पंचमी दोनों विभक्ति होती है। पंचमी विभक्ति के बारे में बताया था, तृतीय विभक्ति का चिन्ह होता है विद्यार्थी एन। तृतीय विभक्ति चिन्ह क्या होता है? एन। और पंचमी विभक्ति का आय। मैंने आपको बताया था, आपको याद में रखना चाहिए, ठीक है? आय, सॉरी आय नहीं, चौथी हो गया आत। देखिएगा विद्यार्थी, तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है। करा जैसे हर्षेन हर्षात व हसती, हर्षेन यानी कि हर्षेन भी लगा सकते हैं, हर्षात भी लगा सकते हैं, ठीक है? कारण देखिएगा, वह खुशी से हंसता है, खुशी से हंसता है। यहाँ क्या करा? कारण, खुशी के कारण हंस रहा है ना। लड़की कोई खुशी का नाम नहीं है कोई, ठीक है? खुशी कोई लड़की का नाम नहीं है, खुशी जो अंदर से हम फीलिंग करते हैं किसी चीज को खुश होने के लिए, उसमें, ठीक है? तो कह रहा है कारण, खुशी के कारण हंस रहा है ना, तो उसमें हम लोग हर्षेन भी लगा सकते हैं, तृतीया भी लगा सकते हैं और पंचमी भी लगा सकते हैं, ठीक है विद्यार्थी? तो ये था आपका कर्ता कारक, कर्म कारक और कर्ण कारक। ये था आपका 3 कारक, और कारक के बारे में मैंने विशेष चर्चा किया है। अब अगला जो वीडियो में लाऊंगा उसमें चौथा संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, और उसके साथ साथ इन कारकों के साथ का अनुवाद। क्या लाएंगे? अनुवाद। अनुवाद जरूरी है। अगर आप अनुवाद नहीं बनाइएगा तो कारक पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। और एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछ देता है विद्यार्थी, डायरेक्ट पूछ देता है नाम विकार सूत्र की व्याख्या करे, डायरेक्ट पूछ सकता है। इसलिए सूत्र को भी आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है, ये भी, यानी जितना भी देखिए विद्यार्थी मैं आपको लिखवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, टोटली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी कचरा यानी फालतू जो एग्जाम में नहीं पूछता था, उसको मैंने पहले ही आपसे पहले उनको साइड कर दिया, क्योंकि मैं वही पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में पूछता है। ज्यादा पढ़ाने से हमें कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए एकदम ठोस पढ़िए और एकदम क्लियर पढ़िए, ठीक है विद्यार्थी? तो आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लें या अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये था आपका कर्ता कारक, कर्म कारक और कर्ण कारक, ठीक है विद्यार्थी? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कि आप हमसे जुड़े रहें हमारे इस YouTube चैनल राजधानी फैमिली के साथ। और हाँ, हमारे वीडियो अच्छा लगते हैं तो उन्हें आप लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर तो करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे इस नए YouTube चैनल को आप जितना बढ़ावा दें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।